जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर हब में। यहाँ आपको एसएससी में जीके से पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर पेपर एक साथ देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। जिससे प्रीवियस ईयर पेपर क्या होता है, किसी भी एग्ज़ाम का एक रामबाण होता है। यानी जितने क्वेश्चन लगभग सारे के सारे रिलेटेड करते हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर से। जैसे स्टैटिक जीके के क्या होते हैं, सारे के सारे पेपर जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही होते हैं। जैसे करंट होगा तो उसके क्वेश्चन बदलते रहते, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके के होते हैं वो प्रीवियस ईयर के होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, एक एग्जाम के मायने से एक रामबाण होता है। तो जिसमें हमने अपनी पहली वीडियो प्रागैतिहासिक काल से जो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से जो हमेशा क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड हमेशा रहते हैं, तो उसको हमने करा दिया है। और इसमें आपको वैदिक सभ्यता से एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एसएससी ने एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे लोअर एलडीसी हो, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक साथ देने का प्रयास किया जा रहा है। जो बार बार देखिए, ये सब क्वेश्चन आपके एसएससी में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये एक तरह से बोल सकते हैं आप कि ये एक तरह से एक एवरग्रीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी टॉपिक है वैदिक सभ्यता से एसएससी में पूछे गए अब तक के सारे प्रश्न। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहते हैं। ब्रीफ हम यह कहना चाहते हैं कि वैदिक सभ्यता, जो आपकी वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक ही क्यों रखा गया है। वैदिक रखने के पीछे का कारण क्या है, क्या कारण है कि इसे वैदिक ही कहा जाता है, कुछ और नाम क्यों नहीं दिया गया इसे। जो शुरू हुआ था, इसका काल जो शुरू हुआ था 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। 600 बीसी 1500 बीसी से 600 बीसी तक इसका काल चला था, वैदिक सभ्यता का काल चला था। और इसका नाम, वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक ही क्यों रखा गया है, इसके पीछे भी एक बहुत मुख्य कारण है। वैदिक रखने के पीछे का मुख्य कारण है कि उस समय वेद की रचना, मतलब इसी काल में जो एक काल चल रहा था आपका 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी, इसी काल में वेद की रचना हुई थी। हमारे जो वेद हैं उसी की रचना 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में ही क्या होती, वेद की रचना हुई थी। इसीलिए इसे वैदिक काल बोला जाता है। वैदिक काल आप जान गए ना। वैदिक सब कहते हैं वैदिक सभ्यता कहाँ से आई। वैदिक सभ्यता का क्या हुआ था कि 1500 बीसी से लेकर 600 से बीसी के बीच में वेद का निर्माण होने के कारण इसका नाम वैदिक सभ्यता रखा गया। अब पूछेंगे कि वेद का निर्माण किसने किया या वेद की रचना किसने की। तो दोस्तों वेद की रचना करने वाले थे हमारे आर्य। वेद की रचना किसने की थी, आर्य। जो आर्य, अब आर्य कहाँ से आए थे दोस्तों, तो वेद की रचना किसने की थी, आर्य। अब पूछोगे कि आर्य कहाँ से आए थे, तो दोस्तों जो आर्य हैं वो आए थे मध्य एशिया से, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल एशिया। जिसे आप कहते हैं सेंट्रल एशिया, जैसे हो गया वो अफगानिस्तान के ऊपर का एरिया जो आज तालिबान उसको कवर करता है। तालिबान उस पर अपना कब्जा जमाता है। उसके ऊपर की जितने एरिया हैं वो क्या है, जैसे हो गया आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसी तरह जितने भी देश हैं अफगानिस्तान के ऊपर से जो आए थे सेंट्रल एशिया से जो भारत में आए थे उन्हें आर्य कहा जाता है। अब पूछेंगे कि आर्य, ठीक है, वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक इसलिए पड़ा कि 1500 से ईस्वी से लेकर 600 बीसी तक के बीच में क्या हुआ, वेद की रचना हुई, जिससे वैदिक बना। अब वेदों की रचना किसने की, आर्य ने की। अब आर्य कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। अब सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे। तो आप पूछेंगे कि भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे, तो दोस्तों आर्य सबसे पहले भारत में पंजाब, जो पंजाब है, पंजाब के निकट जो एरिया उसमें आए थे। वो जो पंजाब में पांचों नदियां बहती हैं पंजाब, तो उस वाले एरिया में सबसे पहले आए थे। अगर आपसे पूछा जाएगा
कि आर्य सबसे पहले कहाँ आए थे, तो वह सबसे पहले सप्त प्रदेश में, सप्त सिंध प्रदेश में आए थे, सप्त सिंध प्रदेश में। अब सप्त सिंध प्रदेश कहाँ इसको कहा जाता है, क्यों इसे सप्त संदेह प्रदेश कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि पंजाब जो है वो 5 नदियाँ कवर करती है। कहा कि क्योंकि जो पंजाब में है 5 नदियाँ बहती है और एक नदी उसके ऊपर से बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी, जिसका नाम है सिंधु नदी, और एक नीचे से बहती है जिसका नाम है घग्गर नदी, घग्गर नदी। तो दोनों कुल सब मिलाकर कितना हो गया, 7 नदी। इसीलिए इसे सप्त सिंधु का प्रदेश कहा जाता है, सप्त सिंधु का प्रदेश। और यहीं पर सबसे पहले आर्य क्या थे, यहीं पर आए थे। तो सबसे पहले कहाँ आए थे आर्य, सप्त सिंधु प्रदेश में आए थे। तो ठीक है दोस्तों, अब कहेंगे कि आर्य ठीक है आ गए। अब आर्य को क्या होता था, इंग्लिश आती, आर्य को क्या होता है उस समय संस्कृत जिसे देवताओं की भाषा उस समय कहा जाती थी, संस्कृत को देवताओं की भाषा कहा जाती थी। तो इसलिए आर्य को जो संस्कृत आता था इसलिए उनको श्रेष्ठ माना जाता था। आर्य को क्या होता था, संस्कृत आती थी और संस्कृत आने के कारण उन्हें श्रेष्ठ मानते थे। भारत में जिसे संस्कृत नहीं आती थी उसे श्रेष्ठ नहीं माना जाता था, यानी उसे अनार्य कहा जाता था। यानी जो आर्य हैं उन्हें संस्कृत आती थी, जो अनार्य उन्हें संस्कृत नहीं आती थी। ठीक है दोस्तों, अब जो होगा आपका भारत, यानी भारत हो गया। अब भारत में क्या हुआ कि भारत को भी अब वो लोग क्या करना चाहते थे कि श्रेष्ठ बनाना चाहते थे। अब भारत में भी संस्कृत का प्रचार करना चाहते थे। तो इसकी जिम्मेदारी 2 लोगों ने लिया। जो ये पूरा दक्षिण का एरिया था, दक्षिण के एरिया को श्रेष्ठ बनाने के लिए अगस्त्य ऋषि जो थे उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया को संस्कृत या श्रेष्ठ मैं बनाऊंगा, इसको आर्यत मैं करूंगा। और उत्तर एशिया को गौतम राहुगढ़ ने बनाने को कहा है कि इसे श्रेष्ठ मैं, या नहीं इसे आर्यत कौन बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, इसे आर्यत मैं बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप इसे याद कर लीजिएगा। आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे मुख्य व्यापार उनका उद्देश्य था क्या, वो था कृषि और व्यापार, 2 चीज़ें थी, कृषि और व्यापार। लेकिन दोस्तों वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था। वैदिक सभ्यता में क्या था, कृषि थी और पशुपालन था, कृषि थी और पशुपालन। दोस्तों ये आपको क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, जान लेना चाहिए। कृषि और पशुपालन क्या थी, वैदिक सभ्यता की थी, और कृषि और व्यापार सिंधु सभ्यता का था। कृषि और व्यापार कहाँ का था, सिंधु सभ्यता की थी, और वैदिक सभ्यता की थी कृषि और पशुपालन। ठीक है दोस्तों, जब आते ही आर्यों ने जब शुरू में आए तो उन्होंने ऋग्वेद की रचना की। जो सबसे पहले शुरू में आए 1000 BC से 600 BC में उन्होंने क्या की थी, जब शुरू में आर्य क्या है मध्य एशिया से आए तो उन्होंने ऋग्वैदिक काल की रचना की। तो उन्होंने क्या किया, ऋग्वैदिक काल की रचना की। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, ऋग्वैदिक काल का रचना किया। और वो रचना करने का उनका जो समय था 1500 BC से 1000 BC के बीच में, इन्होंने 1500 BC के बीच में और 1000 BC के बीच में इन्होंने ऋग्वैदिक काल की रचना की। और अंत में और लास्ट में इन्होंने क्या किया, उत्तर वैदिक काल की रचना की। तो उन्होंने लास्ट में क्या किया, उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल, और उसमें 2 काल चलते थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल।
ऋग वैदिक काल आपका था 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच तक, और आपका उत्तर वैदिक काल था 1000 BC से लेकर 600 BC तक। दोस्तों आप बस इसको सुनकर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब क्या था कि ऋग वैदिक काल में समाज को भी बांटा गया था, समाज को बांटा गया था, उसकी पंचायत को बांटा गया था, उसकी यज्ञ, देवता, नदियाँ, सबको बांटा गया था। तो दोस्तों ऋग वैदिक काल में समाज को 4 तरह से बांटा गया था। दोस्तों ये आपके एसएससी क्वेश्चन जो सब पूछे गए हैं, अभी हम इसे बहुत ही कराएंगे, याद आपको करा देंगे। तो दोस्तों उस समय समाज को 4 तरह से बांटा गया था। बस एक बार आप इसको ब्रीफली सुन लीजिए। समाज को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें आप 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें आपका सबसे श्रेष्ठ थे गॉड, यानी भगवान। इनको भगवान श्रेणी में रखा ही नहीं गया है। और सबसे उसके बाद थे ब्राह्मण। अगर भगवान के बाद कोई आता था तो वो थे ब्राह्मण। भगवान के बाद अगर कोई आता है तो ब्राह्मण थे, और उसके बाद अगर कोई आता था तो क्षत्रिय थे, और अगर उसके बाद भी कोई आता तो वो वैश्य। इस तरह से एक क्या थी उस समय कैटेगरी उस समय जैसे आज की जाति है उसमें उस तरह की जाति थी। वैश्य यानी जो व्यापार करने वाले, वैश्य का मतलब जो उस समय व्यापार करते थे। और उस समय, और उसके बाद शूद्र। शूद्र का मतलब जो वहाँ की सेवा हुआ करते, जैसे उसका उस समय हो गया जो छोटे छोटे काम करते थे, धोबी, बढ़ई, नाई, ये सब क्या होते थे, शूद्र होते थे। ठीक दोस्तों, तो उस समय ऋग वैदिक काल में इन ब्राह्मण को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, धर्म इस तरह से बांटा गया था। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऋग वैदिक काल में समाज का क्रमानुसार बताइए, तो आप जानिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, धर्म, जो उस समय जो संस्कृत का आर्यों से सीख गए थे तो उन्हें ब्राह्मण। और ब्राह्मण देखिए पढ़ने लिखने में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, तो ब्राह्मण क्या थे, बहुत कम थे। उसके बाद लोग थोड़ा सा ज़्यादा तो क्षत्रिय होते हैं, वैसे जो व्यापार करते हैं उससे ज़्यादा होते हैं, और शुद्ध जो बेरोजगार काम ढूंढते रहते हैं क्या उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो उस समय क्या था, ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण उसके कार्य के हिसाब से था। यानी जो अगर आप उस समय रहते हैं और पढ़े लिखे रहते हैं तो आपको ब्राह्मण की श्रेणी में लिया जाता है। लेकिन आज की दृष्टि में आपको, अगर आप पढ़े लिखे कितने भी हैं, अगर आप क्षत्रिय धर्म से हैं तो क्षत्रिय ही धर्म में आपको लिया जाएगा। लेकिन अगर आप उस समय रहते हैं, ऋग वैदिक काल में रहते हैं और आप अधिक पढ़े लिखे रहते, आप चाहे तो आपके चाहे माता पिता वो चाहे शूद्र ही होते, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होते तो आपको ब्राह्मण की श्रेणी में रखा जाता है। और उसके बाद आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय में क्या होता है दोस्तों कि अगर आप कहीं किसी सेना वोना से रिलेटेड हैं तो आपका काम है देश की रक्षा करना, अपने भारत की रक्षा करना, तो आपको क्षत्रिय धर्म में रख दिया जाएगा। शूद्र यानी वैश्य में क्या था, अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं तो आपको एक वैश्य धर्म में रखा जाएगा। और शूद्र हैं जो आप छोटे छोटे काम करते हैं तो आपको रखा जाएगा वैश्य धर्म में। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको अब ब्रीफ कर दिए। अब आप देखते हैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर। अब हम देख लेते हैं कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इससे आए हुए हैं। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं, इसको आप याद कर लीजिए। ये सब परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं। जिससे दोस्तों ये सब एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस बहुत बार पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। जो वैदिक थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? तो मैंने बताया कि उस समय का व्यापार क्या था, कृषि और पशुपालन। तो सोचिए, तो पशुपालन दोस्तों उस समय जिसके पास गाय जितना रहती थी, जैसे आज के ज़माने में क्या है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा अमीर है। लेकिन उस समय क्या होता था, जिसके पास अधिक गाय है वो सबसे अमीर है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, गाय जिसके पास अधिक है वो सबसे ज़्यादा अमीर है।
अमीर होने के कारण गाय, यानी गाय से क्या करता होगा वो, दूध दही यही सब पैदा करता होगा। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दोस्तों वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था उसका दूध और उसके उत्पादक, जो आपका एसएससी एमटीएस 2008 में पूछा गया है। एक बार नहीं, ये तो मैंने एक बार लिखा है, इससे भी कई बार पूछा गया है, लेकिन अगर लिखते तो भर जाता है बोर्ड। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था क्या? दूध और उत्पादक, दूध और उसके उत्पादक। वैदिक आर्यों में भोजन के में दूध दही आदि का ही प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में जो दूध था, दूध में जौ, जो जिससे आज से कहा दूध में हम लोग चावल डालकर उसको खीर बनाते, लेकिन उस समय क्या था, दूध में जौ डालकर उसका दही पकाने का उसको क्या कहते हैं, खीर बनाया जाता था, उल्लेख मिलता है। और दही, जैसे दही जमाते हैं उसका दूध, दही का मतलब दूध से दही जमाते हैं, और उसमें जौ का सत्तू मिलाकर, जौ के जो सत्तू होते हैं उसे मिलाकर करम नामक जो पदार्थ है, भोज्य पदार्थ, दूध जैसे दही है, अब दही में क्या आपने सत्तू मिला दिया, किसका सत्तू? जौ का। इस समय तो नहीं मिलते, पहले गांव में जाएंगे तो आपको खाने को मिलेगा। और इसमें मिलाकर ये जो मटेरियल बना भोज्य पदार्थ, इसे कहा जाता था करम्ब। तो कभी कभी दोस्तों ये भी पूछ लेता है, तो उसे कहा जाता है करम। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप ये जानिए कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और उसके उत्पादक। तो और दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में चावल और नमक का जो है उल्लेख नहीं मिलता है। चावल और नमक का उल्लेख अभी तक उनको नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा अन्न यानी जो भोजन अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लिया होने वाला था? तो कौन सा जो सबसे पहले मनुष्य ने खाया था ऋग्वैदिक काल में और उस समय वैदिक काल में? तो वो दोस्तों आपका था जौ। बताया ना कि जौ क्या करते थे वो लोग, जौ को दही में डालकर उसका करम बनाकर खाते थे। ये देखिए क्वेश्चन आपका सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, वो भी 2012 में, यानी नज़दीकी एग्जाम पे। सोचिए, और इससे भी कई बार ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो और भी रिपीट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? ये आपका एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2007 में पूछा गया है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले लोहे का नहीं, सबसे पहले क्या किया गया था? तांबे का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? वो था तांबे का प्रयोग किया गया था। तो आपसे अगर पूछेगा कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था? वो तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है। ऋग्वेद में क्या है आपका? आयस नाम का एक धातु होता था, उसका भी उल्लेख मिलता है, किंतु इसकी पहचान, जैसे मिल तो गया, जैसे कोई क्या है अभी, जिसे कोई आदमी मर्डर कर दिया, अब उसके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा तो उसे छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह आयस उस समय मिला, लेकिन कोई अभी तक सही सबूत नहीं मिला कि आयस मिला है कि नहीं मिला है। इसीलिए इसकी पहचान न होने के कारण कुछ विद्वान इसे क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं, तो कुछ कहते हैं कांसा हो सकता है, तो इसे कुछ कहते हैं लोहा बताते हैं। लेकिन जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो क्या थे? लोहे से परिचित नहीं थे। क्या पता उत्तर वैदिक काल वाले हों, इसीलिए वो सब उल्लेख कर दिए हों, लेकिन ऋग्वैदिक काल वाले लोहे का प्रयोग नहीं करते थे या इससे परिचित ही नहीं थे। तो एक क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है, ऋग्वैदिक काल वाले क्या थे? ऋग्वैदिक काल जो आपका 15 BC से 1000 BC तक चला था, इसमें क्या थे? ये आपके लोहे से परिचित नहीं थे।
ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेद शब्द का अर्थ है, अब आपसे पूछेगा कि वेद, जो वेद है उसका अर्थ क्या है। तो पूछ देगा अगर ऐसा क्वेश्चन कि वेद शब्द का अर्थ क्या है, तो दोस्तों वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, क्योंकि आर्य जब सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से आए तो वो क्या कर संस्कृत जानते थे और अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, और सभी भारतीयवासियों को क्या है श्रेष्ठ बनाने के लिए, क्या उनको ज्ञान देने के लिए संस्कृत सिखाया करते थे, इसलिए वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। और आपका पांचवा क्वेश्चन है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, क्योंकि आर्य जो है आर्य अपने पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे। क्यों सफल रहे? क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जाए रथों का प्रयोग किया। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। क्या किया था? उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया था? घोड़ों द्वारा जो रथ चलाए थे, जब क्या था कि ट्रेवल यानी जो दूरी को एक से पैदल जाने से है कि वो अपने व्यापार को किसी रथ घोड़े से करते तो उससे ज़्यादा फायदा होता है। तो आर्य अपने पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, जो एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया है। ये आपका छठवां क्वेश्चन है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आरोही क्रमानुसार चरणों में कौन सा विकल्प होगा? आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों एसएससी स्टेनो 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। यानी आर्य समाज में मनुष्य का जीवन, तो उसको किस तरह से 4 भाग में बांटा गया। उस समय आर्य जब तो उस समय तो एक मनुष्य की एवरेज आयु 100 साल मानी जाती थी। इसी के हिसाब से उन्हें 25-25 साल के हिसाब से 4 भागों में बांटा जाता था कि मनुष्य 25 साल तक एक काम करे। कौन सा? पहले 25 साल तक 25 साल तक 4 पार्ट में अपना कार्य जीवन जिए, कि पहले ब्रह्मचर्य कर ले, गृहस्थ कर ले, वानप्रस्थ कर ले, संन्यास कर ले, या गृहस्थ कर ले, ब्रह्मचर्य कर ले, वानप्रस्थ कर ले, संन्यास कर ले। तो दोस्तों आपको इसी को क्रमानुसार बताना है। तो दोस्तों इसका क्रमानुसार आंसर है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। यानी सबसे पहले ब्रह्मचर्य कर ले, गृहस्थ कर ले, वानप्रस्थ कर ले और संन्यास कर ले। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसको दोस्तों आप लोग याद कर लें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु को बताया कि आयु जो थी उनकी 100 वर्ष मानते थे, तथा प्रत्येक वर्ष को क्या करते थे? 25-25 वर्ष की अवधि में निर्धारित करते थे। तथा ब्रह्मचर्य के आरंभिक जो शुरू में था 25 साल, जो आपको 25-25 साल बताया मैं, 100 साल मानते थे। 25 साल ये मान लिए, 25 साल अगला, 25 साल अगला और 25 साल। लेकिन आपकी आयु क्या है? 60 साल, तो इसके हिसाब से एकदम गलत हो गया है। तो क्या कहते हैं? 25-25 साल थे। पहला क्या मानते थे? ब्रह्मचर्य मानते थे। पहले 25 साल को क्या कहते थे? ब्रह्मचर्य कहते थे। और वो दूसरे 25 साल को कहते थे गृहस्थ, यानी जो अपना क्या था? गृहस्थ, शादीशुदा जिंदगी जीता है 25 से 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ के लिए 50 से 75, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 साल, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 साल, तथा और अगला संन्यास के लिए 75 से 100 साल, और सन्यासी होने के बाद और अपना जीवन त्याग दें। आपका अगला क्वेश्चन है 7वां। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, और किस हिसाब पर आधारित थी? तो दोस्तों उसका आंसर है व्यवसाय पर। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल
जो ऋग्वेद था उसके 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल, कौन से मंडल? 9वें मंडल में, 9वें मंडल में एक उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता बृहस्पति हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली है, मैं कवि हूँ। उसमें सीधा सीधा लिखा मिलता है कि मेरे पिता क्या है? वैद्य हैं, और मेरी माता, पिता क्या है? वैद्य हैं, और मेरी माता एक गृहस्थ चक्की चलाने वाली है, और मैं क्या हूँ? एक कवि हूँ। तो दोस्तों मैंने बताया कि उस समय ऋग्वैदिक काल में क्या था, आपका समाज का निर्धारण उसके कार्य के हिसाब से किया जाता था। अगर पिताजी आपके किसी का इलाज करते तो उनको रख दिया जाता था ब्राह्मण की स्थिति में, श्रेष्ठ थोड़ा रखा था। अगर माता क्या करती थी, खाना बनाती थी, तो उन्हें रख दिया जाता था शूद्र में। अगर आप देश की सेवा करते हैं तो आपको रख दिया जाता था छत्री में। तो इस तरह से निर्धारण किया जाता था। आरंभिक काल में, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? वर्ण व्यवस्था थी आपका व्यवसाय 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 के आधार पर। क्या थी? आपका व्यवसाय के आधार पर, आपकी व्यवसाय के आधार। जो एसएससी स्टेनो 2011 और सीएचएसएल 2010, इससे भी कई बार पूछा गया है, इससे भी ज़्यादा कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया, लेकिन मैं आपको 2 ही लिख कर लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद यानी जो होता है क्या, वही एक दूसरे से बात विचार करना है, वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को क्या किया था? याज्ञवल्क्य में चुनौती दी थी। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका डी, गार्गी। गार्गी ने क्या, याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य जो थे उनको क्या था, गार्गी द्वारा किया गया था। गार्गी द्वारा क्या था, चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? कि अगर पूछ देगा कि इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद। तो दोस्तों जो बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी का आपको कहाँ मिलता है, आपको उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मिलता है आपको बृहदारण्यकोपनिषद में। और ये आपका इम्पोर्टेंट इतना क्वेश्चन कि सीजीएल टायर 1 2012 में पूछा गया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप कोई क्वेश्चन पढ़े ना पढ़े, लेकिन इसको आप जरूर पढ़ें कि सत्यमेव जयते, भारतीय प्रतीक पर जो सत्यमेव जयते लिखा जाता है वो कहाँ मिलता है? तो दोस्तों जो भारतीय प्रतीक है आपका सत्यमेव जयते, उसका उल्लेख आपको मिलता है मंडूकोपनिषद में। इसको आप याद कर लें, मंडूकोपनिषद में कहाँ मिलता है इसका उल्लेख? मंडूकोपनिषद में। भारतीय प्रतीक जो आज का राज चिन्ह है पर उत्कृष्ट सत्यमेव जो लिखा गया है, मंडूकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है, और पूछ देगा कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है सत्य पर विजय। इसका अर्थ है सत्य पर विजय। अगर पूछ लेगा आपसे कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है सत्य पर विजय। और ये जो एसएससी सीएचएसएल 2011, एसएससी सीपीयू 2003, इससे भी कई बार ज़्यादा पूछा गया है, और वो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? जो आपका गायत्री मंत्र है एक कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र जो है आपका वो लिया गया है ऋग्वेद से। आपका गायत्री मंत्र वो लिया गया है ऋग्वेद से।
तो गायत्री मंत्र जो है आपका तृतीय मंडल से लिया गया। ऋग्वेद के किससे लिया गया? तृतीय, तीसरे मंडल से, यानी तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देव को समर्पित है। तो दोस्तों आप इसको जान गए कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? वो सूर्यदेव को समर्पित है। तो दोस्तों आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, जो एसएससी स्टेनो 2012 में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक काल में जो राजा अपने जो उस समय भी कर वसूला करते थे, जैसे इसमें जीएसटी लगा उस समय भी कर वसूलते थे, इसमें जीएसटी कहते थे, तो उस समय क्या कहते थे? तो उस समय दोस्तों उसे कहा जाता था बलि। उस समय कहा जाता था बलि। वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे बलि कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता है। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूध, जो बलि को संग्रहित करता था उसे कहा जाता था भागदूध। भागदूध या भागदूध, भागदूग, दूध चीज की, भागदूध या भागदूग, भागदूध या भागदूग कहा जाता था। जबकि संग्रहिता को जो संग्रहित करता था, जो संग्रहित करने वाला अधिकारी था उसे भागदूत, जो संग्रहित करने वाला अधिकारी था उसे कहा जाता था भागदूग, और जो संग्रहिता उसे कहा जाता था कोषा अध्यक्ष, यानी जो कार्य संभालता था उसे कहा जाता था कोषा अध्यक्ष। तो ऐसे पूछेगा वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या जाता था? उसे बलि कहा जाता था। और जो बलि मत यानी बलि को जो संग्रहित करता था तो उसे कहा जाता था भागदूग, और संग्रहिता को क्या कहा जाता था? कोषाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो दोस्तों उस समय की पंचायत जो थी वो 3 प्रकार की थी। तो एक प्रकार उसमें पंचायत जो थी उसमें, इसको आप लोग जान लीजिए इस तरह से, पंचायत जो उस समय की थी वो 3 प्रकार की थी। एक थी सभा, एक थी आपकी समिति, सभा थी, एक समिति थी, और एक आपकी थी विदता, वही विदत या विदता। इसमें क्या था कि इसमें साधारण लोग नहीं जा सकते थे सभा में, और इसमें समिति में क्या था, केवल उच्च लोग ही जा सकते थे, जो उच्च लोग थे वही जा सकते थे। सभा में क्या करते थे? उच्च लोग ही जा सकते थे। तो निम्नलिखित में वेदों में कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया को चुनाव में शामिल करे? तो मुखिया कौन, समिति, तो क्या करते थे उसमें? समिति। पंचायत 3 तरह से करती थी, एक सभा थी, एक समिति थी, एक विदत थी। तो जो जनजाति सरदार यानी मुखिया के चुनाव में क्या करते? बड़े बड़े लोग ही चुनते हैं, उसमें क्या करते थे? समिति जिसमें उच्च लोग जाते थे, वो उस समय उसका क्या करते थे? मुखिया को चुनते थे। तो पंचायत 3 तरह से थी, सभा, समिति और विदत। आर्य जनजातियों की प्राचीन बस्ती कहाँ है? तो दोस्तों आपको हमने बताया था कि वो जब आए थे पंजाब में, वो आए थे पंजाब में 5 नदियाँ बहती थी। एक आपका सिंध नदी था, और एक थी घग्गर नदी। तो दोस्तों क्या था, तो बता दें कि जो ये 7 हो गए, 7 नदी, अब 7 नदियों को मिला के क्या था? सप्त सिंध कहा जाता था, सप्त सिंध। 7 को मिला के क्या कहता था? सप्त सिंध। तो इस तरह से आर्य जनजाति प्राचीन यानी सबसे पहले जो प्राचीन सबसे पुरानी जो सबसे पहले आए थे तो कहाँ थे? सप्त सिंध में। जो एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? तो आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन था, वो मैक्स मूलर था। मैक्स मूलर। आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? वो मैक्स मूलर था। मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोडस, बैक्ट्रिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई।
ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका एक 15वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि आर्य लोग क्या थे, पशुचारी थे। आर्य लोग क्या थे, पशुचारी। इस वजह से क्या होता है कि वो क्या थे, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ में, हाँ, जो उस समय क्या था, गाय जो पालता था वो सबसे अमीर होता था। मैंने आपको बताया अधिकांश गायों से के लिए लड़ गए थे। गाय था तब गाय ही सबसे जो आज के ज़माने में पैसे के लड़ जाते कि आज पैसा ही सब कुछ, उस समय गाय सब था, इसलिए गाय के लिए लड़ जाते थे। पुरोहितों को दिया जाना उपहार कौन था, इस समय जैसे पैसा दिया जाता है, जैसे दहेज में पैसा, कहीं भी जाओ पैसा पैसा, मोदी जी भी आता है तो कोई फंड रिलीज करते हैं। तो उस समय क्या था, उस समय जिसके पास गाय ज़्यादा थी वो क्या थे, सबसे अमीर थे, तो उसमें पुरोहितों को भी क्या दिया जाता था, गाय दिया जाता था। तो ऋग में वैदिक आर्य पशुचारी लोग, तो इस तथ्य से पुष्ट होता है कि वो ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे। ठीक है, गाय के भी संदर्भ पाए जाते हैं। अधिकांश युद्ध में गायों के लिए लड़े जाते थे। और पुरोहितों को दिया जाने वाला सबसे उपहार क्या था, गाय। क्या था, यानी तीनों ही इसका उत्तर सही है, यानी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस तरह आपके जो 15 क्वेश्चन जो एवरग्रीन क्वेश्चन है, हमेशा आते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको आपको 1999 से अब तक जितने भी क्वेश्चन पिछले साल के पूछे गए हैं, उसको मैंने एक तथ्यात्मक रूप से आपको बताने का थोड़ा सा प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। प्राचीन युग, वैदिक युग में हमें की सभ्यता के बारे में सूचना हमें ऋग्वेद से मिलती है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शूलवसूत्र है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है, शूलवसूत्र है। 2000 CGL 2000 में पूछा गया आपको क्वेश्चन। जौ, गेहूँ, चावल तथा तंबाकू में सबसे तंबाकू की फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं कि उस समय क्या था, वैदिक काल में क्या था, उसमें काफ़ी आर्य क्या थे, संस्कृत जानते थे, उन्हें एक प्रकार से भगवान का दर्जा मिला था। उस समय तम्बाकू क्या है, नशीली चीज़ें होती हैं, तो नशीली चीज़ से क्या होता है, हमेशा कोई उस समय दूर ही रहेंगे जो पढ़े लिखे होते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि तम्बाकू की फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, जो SSC MTS 2001 में पूछा गया है। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्य मुख्यतः गाँव में निवास करते थे। हाँ, तो दो जो पढ़े लिखे होंगे वो सबसे पहले क्या करेंगे, गांव का बसेरा करेंगे। तो प्रारंभिक आर्य मुक्तक कहाँ, सप्त सिंध में रहते थे, और वहाँ पे क्या करें, गांव का निर्माण किए थे, जो SSC MTS 2001 में पूछा गया है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी काल दो प्रकार के थे। मैंने बताया आपको काल दो प्रकार के थे, एक था आपका ऋग्वैदिक काल, एक था आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल था आपका 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, जबकि आपका ऋग्वैदिक काल था 1000 BC से लेकर 600 BC तक। उत्तर वैदिक काल जो सबसे पहले आए थे तो उसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता था, जो बाद में आए उसे उत्तर वैदिक काल। पहले आए ऋग्वैदिक, बाद में आए उत्तर वैदिक। तो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को, जो उस समय देखिए ऋग्वैदिक काल में तो कोई किसी का मतलब विरोध नहीं कर, लेकिन ब्राह्मण क्या करने, जब वो पढ़े लिखे लिए आर्य से, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाने लगे ब्राह्मण। तो उनका अध्यापक जो विरोध करते थे, कहा कि अब अध्यापक भी पढ़े लिखे हो गए। उत्तर वैदिक काल में जो इनका जाति का निर्माण इस तरह से नहीं हुआ था कि जो जिस तरह से काम करेगा उस तरह से उसको रखा जाएगा, तो इसलिए अध्यापक क्या करते थे, उसका विरोध करते थे। इसलिए अध्यापकों को क्या कहा जाता, श्रमण कहा जाता था। उस समय क्या कहा जाता, श्रमण। तो उस समय के जो अध्यापक उत्तर वैदिक काल में जो जाति का निर्माण हुआ था वो कार्य के हिसाब से नहीं हुआ था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो निर्माण हुआ था जाति का,
वो क्या हुआ था, कार्य के हिसाब से, जो जैसे कार्य करेगा उसे उस, अगर एक घर में कोई फौजी का काम कर रहा है यानी सेना में का है तो उसे छतरी में रख देगा। अगर कोई ब्राह्मण यानी ज्ञान प्राप्ति कर रहा है तो ब्राह्मण में, अगर आपकी उस समय कोई माता है खाना बना तो उसे शूद्र में रख दिया। इस तरह का था आपका, यानी एक घर में चार चार जातियां रहा करती थी। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल था इसमें आपको वंशानुगत कर दिया गया, यानी वंश के हिसाब, जैसे कोई ब्राह्मण है, अब इसका वंश में जो पैदा हुआ तो वही ब्राह्मण रहेगा। इसलिए क्या करते थे, तो वंशानुगत था। अब वंशानुगत का क्या, अध्यापकों ने विरोध किया, तो अब विरोध करने के कारण उससे क्या कहा जाता था, श्रमण कहा जाता था। श्रमण, उन्हें क्या कहता था, श्रमण नाम से जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमटीएस 2000 में पूछा गया है। तो भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सका था। तो भारतीय संगीत का उद्गम कहाँ खोजा गया था, सामवेद। इसको आप इस तरह जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपकी जो है ये वैदिक सभ्यता से जितने क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, ये सब पूरे हुए हैं। अगर आपको वीडियो अगर थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। इस पे आपको इंग्लिश भी बहुत ही डिटेल में पढ़ाई जा रही है, बहुत ही डिटेल में। मैथ भी हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें। थैंक यू।